और हमेशा की तरह हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन उसे रीडिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही इस दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उन्हें भी हम लोग हाईलाइट करते हुए उनके मीनिंग को समझते हुए आगे चलेंगे। और वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अलावा हमारे पास आपके लिए पीडीएफ नोट्स भी है जिसमें इस लेक्चर में हम लोग जहां तक इस चैप्टर को समझेंगे वहां तक में से जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कंपाइल करते हुए हमने आपके लिए पीडीएफ नोट्स तैयार किया है। और ये पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप उसे ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको तो नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करवाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब बिना कोई डिले किए हम लोग अपने चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड और जैसा हम हमेशा जानते हैं हमारे चैप्टर की शुरुआत उसके राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ होती है। तो इस चैप्टर की भी शुरुआत उसी तरह होगी। शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल 1872 to 1970, a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and a prominent rationalist of the 20th century. Was a prolific writer. He was also a commentator on a large variety of topics. हमेशा की तरह सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आया हुआ है ब्रिटिश। ब्रिटिश कहते हैं जो ब्रिटेन में निवास करते हैं यानी कि ब्रिटेन में रहने वाले को। फिलोसोफर दार्शनिक को कहा जाता है। हिस्टोरियन का अर्थ होता है जो इतिहासकार होता है, जो इतिहास से रिलेटेड जानकारियों को लिखित फॉर्म में हमें अवेलेबल करवाता है। मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स से निकला हुआ है यानी कि गणितज्ञ। इसके साथ ही एडवोकेट शब्द जो इस्तेमाल किया गया है इसको कहा जाता है वकालत करना यानी उसकी पैरवी करना, पैरोकार होना। सोशल का अर्थ तो सामाजिक होता है हम सभी जानते हैं और रिफॉर्म का अर्थ होता है बदलाव। पैसिफिस्ट कहा जाता है जो शांति पसंद हो, ठीक है। और प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रतिष्ठित और रैशनलिस्ट कहा जाता है जो तर्कवादी होता है, जो तर्क के आधार पर काम करता है। सुनाई बातों के आधार पर नहीं, जो जमी जमाई हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, वो तर्क के आधार पर काम करेंगे। सेंचुरी कहा जाता है शताब्दी को, बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं। सेंचुरी एक शतक को भी कहा जाता है जो कि क्रिकेट में होता है, लेकिन वो 100 रन पूरे होने के बाद सेंचुरी बोलते हैं और यहाँ पर 100 साल पूरे होने को सेंचुरी कहा गया है यानी कि 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। प्रोलिफिक बेहतरीन। और कमेंटेटर कहा जाता है जो टिप्पणी करते हैं, किसी भी चीज पे कमेंट करते हैं। कोई भी सपोज दैट राजनीतिक घटना हुई है उस पर अगर आप कोई कमेंट करके पब्लिश करते हैं तो आपको कमेंटेटर कहा जाएगा। वैरायटी मतलब विविधता होता है यानी कि बहुत अलग अलग तरह का। और टॉपिक्स तो जानते ही हम लोग, अलग अलग विषय वगैरह। यहाँ बर्ट्रैंड रसेल के बारे में पहला चीज जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल यानी कि बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल था, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी है। इनका जन्म कब हुआ तो 1872 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 में। ये क्या थे भाई, तो ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे। ब्रिटिश थे जो कि दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, यानी मल्टी टैलेंटेड थे भाई साहब। एडवोकेट थे किस चीज के भाई, तो सोशल रिफॉर्म के। उनका मानना था कि समाज में बदलाव होते रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही शांतिवादी थे। ऐसा नहीं था कि उग्रता वाला कोई चीज लिखा करते थे या फिर उसकी पैरवी किया करते थे। प्रोमिनेंट प्रतिष्ठित जो है वो तर्कवादी थे यानी कि वो जब भी कोई बात होती थी तो तर्क के साथ रखते थे। 20वीं शताब्दी में ये हुए थे और एक शानदार राइटर रहे ये हमेशा की तरह, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स थे जिस पर कि वो कमेंट किया करते थे, उसके वो कमेंटेटर थे। इसके आगे हमारे पास उनकी जानकारी है कि हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा and a host of other topics are pithy and full of candor। यहाँ पर पहला शब्द है हमारे पास कमेंट। कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करना किसी चीज पर। एक है शब्द यहाँ पर सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध को यहाँ निरूपित किया गया है। मैरिज यानी शादी, पॉलिटिक्स राजनीति, रिलीजन धर्म को कहते हैं, साइंस विज्ञान को कहते हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहा जाता है, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, सोशलिज्म ये शब्द सोशल से बना है, सोशल यानी समाज और सोशलिज्म यानी समाजवाद, एजुकेशन यानी शिक्षा, क्राइस्ट ईसा मसीह के लिए यूज किया गया है, मार्क्स अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं तो उसमें आपने कार्ल मार्क्स के बारे में जरूर सुना होगा, उन्हीं को यूज यहाँ किया गया है। बुद्धा भगवान बुद्ध के लिए लिखा गया है। एंड अ होस्ट ऑफ का अर्थ होता है कई सारे,
अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड कैंडर। पिथी का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, यानी जिसका कोई सेंस निकलता हो, और स्पष्टवादी को कहा जाता है कैंडर, यानी कि जो कि बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। यानी कि जब भी ये किसी टॉपिक पर लिखते थे तो वो बहुत ही अर्थपूर्ण हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ ही वो अर्थ के साथ साथ वो स्पष्ट भी हुआ करता था, यानी कि इधर उधर घुमा फिरा करके वो बातें नहीं किया करते थे, वो बिल्कुल क्लियर कट बोल करके निकल जाया करते थे। इसके आगे कहा गया है कि इन 1950 रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in recognition of his varied and significant writings, in which he champions humanitarian ideals, freedom of thought. Once again, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। अवॉर्डेड, अवॉर्डेड यानी सम्मानित होना, लिटरेचर यानी साहित्य, रिकॉग्निशन यानी पहचान, वैरिड यानी कि कई सारे, ठीक है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, राइटिंग्स तो उनकी लेखनी को कहा गया है, चैंपियन यानी समर्थन करना, ह्यूमैनिटेरियन। अब इस शब्द को अगर आप थोड़ा सा तोड़ करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा ये शब्द ह्यूमन से बना हुआ है, ह्यूमन यानी मानव, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी, ठीक है, और आइडियल्स यानी आदर्श, फ्रीडम यानी आजादी, और थॉट यानी विचार, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा सेंस क्या निकलता है। 1950 में क्या हुआ कि रसेल को, कौन रसेल भाई, तो बर्ट्रैंड रसेल, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, रसेल को सम्मानित किया गया किस चीज से, नोबेल प्राइज से। किस चीज का नोबेल प्राइज था वो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज था। कब, 1950 में, ठीक है। किस चीज के लिए किया गया था, या आखिर ये सम्मान उन्हें क्यों मिला, तो इस चीज को पहचान देने के लिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ। तो रिकॉग्निशन किस चीज को दिया जा रहा था, तो उनकी जो वेरिड राइटिंग्स थी, वेरिड यानी कई सारे विषयों पर थी, और सिग्निफिकेंट भी थी वो राइटिंग। सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या हुआ, यानी महत्वपूर्ण थी वो राइटिंग। उसमें वो क्या कर रहे थे, इन विच ही चैंपियंस, चैंपियन का अर्थ होता है समर्थन करना किसी चीज का, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी आदर्शों का वो समर्थन किया करते थे, साथ ही फ्रीडम ऑफ थॉट का वो समर्थन करते थे, यानी वैचारिक स्वतंत्रता। सभी को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी के पास सोचने की आजादी होनी चाहिए, इस सेंस में वो लिखा करते थे। इसके बाद कहा गया है कि एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, रसल्स वॉइस carried great moral authority. He was original and provocative in his attitude, and clear and forceful in his style. His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace, and liberty. Once again, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पहले उन्हें हम देखेंगे, जिसमें कि पहला है बेस्ट नोन, बहुत ही अच्छी तरह से जिसे जाना जाता हो। इंटेलेक्चुअल कहा जाता है बौद्धिक इंसान को, जो बुद्धिमत्ता से भरपूर हो। कैरी मतलब उस चीज को अपने साथ लेकर चलना, ठीक है। अथॉरिटी का अर्थ होता है जवाबदेही, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिनल यानी वास्तविक, प्रोवोकेटिव का अर्थ होता है मुखर होना, ठीक है, उस चीज को लेकर के शर्माना नहीं। एटीट्यूड यानी रवैया, और उसका व्यवहार का जो तरीका है उसको एटीट्यूड कहा गया है। फोर्सफुल यानी पूरी शक्ति के साथ वो काम किया करते थे, ठीक है। इसके साथ एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देना किसी चीज पर। रीजन तर्क, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि कंपटीशन में रीजनिंग का एग्जाम होता है, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का एक परीक्षण किया जाता है, तो रीजन का अर्थ यहाँ पर तर्क के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे इसका एक मीनिंग जो है वो कारण भी होता है कि इसके पीछे का क्या रीजन है, तो उसका भी स्पेलिंग सेम होता है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, ह्यूमन हैप्पीनेस खुशी को बोलते हैं, पीस शांति को, और लिबर्टी कहा जाता है आजादी को। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ज्यादा जाने जाने वाले इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे, तो होता यह था कि रसल्स वॉइस, देखिए यहाँ पर वॉइस का मतलब सिर्फ आवाज नहीं है, ठीक है। आप जो लिखते हैं वो भी आपके ही शब्द होते हैं, वो भी आपकी आवाज ही होती है, इसलिए यहां पर उनकी लेखनी के लिए ही इस्तेमाल किया गया है कि रसल्स वॉइस, यानी रसल का लिखा हुआ जो भी था, उनके जो भी शब्द थे, वो अपने साथ क्या लेकर के चलते थे, बहुत बड़ी नैतिक एक उत्तरदायित्व को लेकर चलते थे। वो नैतिक जिम्मेदारी होती थी उनके ऊपर कि वो जो लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बेहतरीन एक नैतिक रूप से अपना एक इमेज बनाए रखना चाहते थे, और नैतिक बातों को ही लिखा करते थे। ही वॉज ओरिजिनल, वो बिल्कुल ही वास्तविक थे जब भी लिखने की बारी आती थी, ये नहीं कि कहीं से सुनी सुनाई घिसी पिटी बातों को लिख दी। साथ ही प्रोवोकेटिव थे, मुखर थे, ऐसा नहीं था कि कुछ बातों को छुपा लिया, कुछ बातों को इधर उधर कर दिया, आधा लिखा आधा नहीं लिखा। प्रोवोकेटिव थे, जो मन में आया वो जरूर लिखते थे।
और इसके साथ ही उनकी जो लेखन शैली थी, यानी जो स्टाइल, स्टाइल का अर्थ यहाँ पर शैली है, ठीक है। तो उनकी जो लेखन शैली थी वो फोर्सफुल थी, वो बिल्कुल सामने से लिखा करते थे, ऐसा नहीं कि हाँ किसी चीज के जरिए लिख रहे हैं इधर उधर करके, फोर्सफुल स्टाइल में लिखा करते थे वो। उनकी राइटिंग के बारे में कहा गया है कि उसमें क्या चीजों पर ज्यादा जोर होता था, तो रीजन, तर्क पर जोर होता था, इसके साथ ही बुद्धिमत्ता पर जोर होता था, साथ ही वो इस चीज की कोशिश करते थे कि उसकी लेखनी में हैप्पीनेस यानी खुशियों की बात हो, शांति की बात हो, इसके साथ ही आजादी की बात हो। लिबर्टी का अर्थ होता है आजादी। इसके आगे कहा गया है कि हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, authority and the individual, has man a fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। जिसमें कि पहला शब्द है इंक्लूड। इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना, ठीक है। वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ये शब्द जो है वो वेस्ट से बना है, वेस्ट यानी पश्चिम और वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ठीक है। लिमिट का अर्थ होता है उसकी सीमा, स्कोप का अर्थ होता है संभावना होना उस चीज का, ठीक है। और अथॉरिटी यानी कि जो अधिकारी लोग होते हैं, उसके साथ ही इंडिविजुअल व्यक्तिगत को कहा जाता है, एक निजी इंसान को। फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य, यानी कि जो मतलब पुख्ता बातें होती है उसको फैक्ट कहा जाता है। और फिक्शन कहा जाता है काल्पनिक चीजों को। इसके साथ ही फिलोसॉफिकल यानी कि जो दार्शनिक वो होते हैं, और डेवलपमेंट यानी विकास, कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है खोज को, हैप्पीनेस यानी खुशी, मैरिज शादी, मोरल्स यानी नैतिकता, उसके साथ ही रोड्स टू फ्रीडम, फ्रीडम यानी आजादी, प्रेज यानी तारीफ या प्रशंसा, और आइडलनेस यानी कि जो आदर्शवादिता है। ओके, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कहा जाता है ईसाई को। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट समझने का वो ये है कि हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, यानी कि उन्होंने कई सारी किताबें लिखी होंगी, बहुत सारा कुछ लिखा हो, लेकिन उसमें से कुछ मेजर कामों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वर्क्स यानी क्या, जो उन्होंने किताबें लिखी है उसी को तो काम कहा जाएगा। राइटर का काम क्या है, वो बिल्डिंग्स थोड़े ना बनाएंगे, वो अपने काम में क्या करेंगे, किताबें लिखेंगे। तो ये सब जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब उनकी किताबों के नाम है। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स वगैरह, ये सारे के सारे उनके बुक्स वगैरह हैं जो उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन होता है हमेशा राइटर के इंट्रोडक्शन को खत्म करने के बाद, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, ठीक है। मैं अक्सर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करता हूँ वीडियोस में, लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत डिफरेंट है और इसमें मेरा मानना ये बहुत ही अलग नजरिया दे सकता है आपको। अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियसली होकर के पढ़ लें तो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको अपने लाइफ को देखने का, इस सोसाइटी को देखने का। तो यहाँ पर ये जो 3 टॉपिक्स दिए गए हैं मैं इन्हें डिस्कस जरूर करूंगा इस वीडियो में। जिसमें पहला टॉपिक कहता है ये डिस्कस करने, योर आइडिया ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर लाइफ। कभी आपने सोचा है कि आपके लिए, सबसे पहले तो फ्यूचर लाइफ छोड़ दीजिए, पहले लाइफ का मतलब क्या है। जब लाइफ को आप डिफाइन करते हैं तब आप आइए कि फ्यूचर लाइफ कैसा हो, और जब फ्यूचर लाइफ पर आ जाते हैं तब आप आइए कि हैप्पी फ्यूचर लाइफ कैसा हो। अभी तो हम अपनी जिंदगी को नहीं समझ रहे, भविष्य में अपनी जिंदगी को क्या समझ पाएंगे, और उसमें भी खुशहाली। भविष्य का छोड़ दीजिए, अभी अनगिनत लोग हैं आपके आसपास के, शायद अधिकांश लोग ये हैप्पी शब्द भूल चुके हैं। उनके लिए जिंदगी का मतलब है बस इसे बिता देना और रोज गुजारना, किसी तरह से काट लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग खुश रहते हैं पूरी जिंदगी, क्या उनके लिए इस दुनिया में कुछ अलग होती हैं चीजें? बिल्कुल नहीं होती हैं। बस हमारा तरीका होता है इस लाइफ को हैंडल करने का। अगर आपके लाइफ में कहीं दुख है तो कारण खोजिए उसका, और मेरा यकीन मानिए उस कारण का कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। यह कारण मैं आप पे छोड़ता हूं, और इस आइडिया के ऊपर आप जरूर काम कीजिए। किसी समय खाली बैठे हैं या पेन पेपर है आपके हाथ में या दोस्तों के साथ है तो इसको डिस्कस कीजिए कि सचमुच फ्यूचर में एक हैप्पी लाइफ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पर मैन एंड डेवलपमेंट। इंसान, वैसे यहाँ पर मैन का अर्थ आप नॉर्मली आज तक सुनते आए होंगे कि आदमी होता है, ओके, बट यहाँ पर मैन का अर्थ इंसानों के लिए किया गया, मनुष्यों के लिए। मैन एंड डेवलपमेंट, मनुष्य और विकास, क्या संबंध है इनका आपस में, क्या लगता है आपको? क्या अपने आसपास जब आप नजर डालते हैं तो आपको सचमुच ऐसी जिंदगी दिख रही है जो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड है? आपके आसपास के लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, थॉट के लेवल पर, लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड के लेवल पर, बातचीत के लेवल पर?
अपने कमाने के लेवल पर, खाने पीने के लेवल पर, क्या उनमें डेवलपमेंट दिख रहा है? अगर डेवलपमेंट दिख रहा है आपको तो बधाई हो, आप एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप एक अच्छी जगह पर हैं, आप अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर इन सभी पैमानों पर आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, गलत जगह फंस गए हैं। तीसरा टॉपिक है यहां पर, सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडियाज विच हैव इंस्पायर्ड यू। क्या आपकी जिंदगी में बचपन से अभी तक में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि आपका मानना है कि अगर जिंदगी नॉर्मली चलती रहती तो ये कभी घटित नहीं होता, यानी किसी इवेंट ने, किसी इंसान ने, या फिर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, कुछ देखा आपने, कुछ सुना आपने, जिसने आपको इंस्पायर किया और धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ बदलने लग गया, या आपको बदलने का एक मोटिव मिला, आपको इंस्पायर किया कि चीजें बदल सकती हैं जिंदगी में। उन चीजों के बारे में विचार कीजिएगा। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, पॉसिबल हो तो इन्हें लिखिएगा, आपको एक अलग नजरिया मिलेगा इन सारी चीजों के बारे में। अब यहां से आगे हमारा चैप्टर शुरू होता है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चलिए उसे समझना अब शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन as to the kind of effect that we consider a help to mankind. Are mankind helped when they become more numerous, or when they become less like animals, or when they become happier? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। पहला शब्द है यहां पर डिस्कस। डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करना, ठीक है। सब्जेक्ट यानी विषय। कंसेप्शन का अर्थ होता है विचार, धारणा, ठीक है। इफेक्ट प्रभाव। कंसीडर मतलब मानना। मैनकाइंड कहा जाता है मानव जाति, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम भी है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि हम इसमें उन विचारों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, उन विचारों की बात करने वाले हैं जिन्होंने क्या किया, मदद किया। किस चीज की मदद की भाई? तो मैनकाइंड की, यानी मानव जाति की। हमारे आसपास जो समाज रह रहा है ये हजारों लाखों सालों के स्ट्रगल में यहां तक पहुंचा है। शुरुआती समय में आप पक्के मकानों में नहीं रह रहे थे, आपके घरों तक इस तरह पानी नहीं आ रहा था, आपके घरों में बिजली नहीं आ रही थी। सबसे पहले के समय में ये स्मार्टफोन नहीं था जिस पर कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन रहे थे जो अभी आप पहन रहे हैं। तो आखिर यहां तक की जर्नी तय कैसे की है इंसानों ने? मानव जाति के इस पूरे सफर के पड़ाव में कौन कौन से विचारों ने इसकी मदद की, जो कि मील का पत्थर साबित हुए इतनी दूर आने में? उन्हीं पर इस चैप्टर में विचार किया जा रहा है। एक शब्द है यहां पर न्यूमेरस। न्यूमेरस का अर्थ होता है संख्या में, अधिक संख्या। तो यहां बर्ट्रैंड रसल क्या कह रहे हैं? बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम लोग इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना शुरू करें, इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा करनी शुरू करें, हमें सबसे पहले कोई अवधारणा क्रिएट करनी होगी। किस चीज को लेकर के? एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर अ हेल्प टू मैनकाइंड। आखिर हम किस चीज को मानव जाति के मदद के रूप में देखते हैं? हम किस चीज को मानते हैं कि हाँ ये चीज मदद में काउंट होनी चाहिए और ये चीज काउंट नहीं होनी चाहिए? उसको पहले एक धारणा बना लेते हैं। क्या हमें ऐसा लगता है कि मानव जाति जो है उसकी मदद तब होती है जब वो ज्यादा की संख्या में हो जाते हैं? क्या उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी मानव जाति के लिए मदद के रूप में देखा जाए, या ये माना जाए कि उनके अंदर से जानवरपन कम होता चला जाए, बिकम लेस लाइक एनिमल्स? पहले हम जानवरों की तरह रहते थे, जंगलों में रहा करते थे, शिकार किया करते थे, आग में पका के खा लिया करते थे, ये हमारी जीवन शैली थी। लेकिन अब क्या है? अब हम थोड़े थोड़े बदल गए। तो क्या इसे माना जाए कि हमारा जो पूरा समाज था, हमारी जो मानव जाति थी, उसको मदद मिल रही थी इससे? या हम ये माने कि जब हम ज्यादा खुश होते हैं, जो चीजें हमें खुशी देती है, सचमुच वही हमारे लिए मददगार होती है? इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, or when they come to know more, or when they become more friendly to one another, I think all these things come into our conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them. चलिए इसको समझेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला शब्द है हमारे पास ग्रेटर। ग्रेटर का अर्थ होता है बहुत बड़ी तादाद में। डाइवर्सिटी यानी विविधता,
जो अलग अलग चीजें होती हैं उसको डाइवर्स कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है। एक्सपीरियंस, अनुभव। फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत होना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यार से रहना। कंसेप्शन, पीछे हमने जस्ट देखा था, अवधारणा। और प्रिलिमिनरी का अर्थ होता है शुरुआती, बहुत ही छोटे मात्रा में, हल्का फुल्का। वो अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल। वो कहते हैं कि या फिर हम कब माने उसको कि ये आइडिया इंसानों के लिए मददगार है, मानव जाति के लिए मददगार है, जब वो एक ग्रेटर डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि आपके लाइफ में जब बहुत सारी चीजें होती हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि पहले के समय में क्या होता होगा, फिल्में थी, पार्क्स थे, या अलग अलग जगह पर फॉरेन ट्रिप्स थे, होटल्स थे, बार थे, रेस्टोरेंट्स थे, नहीं थे। ये सारी चीजें, ये जो ग्रेटर डाइवर्सिटी है, इसी को निरूपित किया जा रहा है यहाँ पर, इसी को दर्शाया जा रहा है। यानी कि ये जो बहुत बड़ी विविधता है, इसको जब हम इंजॉय करते हैं, तो क्या इस आइडिया को इंसानों के लिए हेल्प के तौर पे देखा जाए, या ये यहां पर इस तरीके से देखा जाए कि जब वे और भी ज्यादा जानने लग जाते हैं, नॉलेज को, डिग्रीज को, इस सेंस में लिया जाए कि वो ज्यादा जान रहे हैं, तो यानी कि उस आइडिया से इन्हें मदद मिल रही है। या जब वो और भी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे के साथ। पहले इंसान इतने फ्रेंडली नहीं थे, पहले इस समाज में वो एक साथ नहीं रहा करते थे, दुश्मन हुआ करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले से मिला, मारकाट हुई, एक खत्म, दूसरा बच गया, चलो भाई आगे चलते हैं, वो कबीला अब हमारा, उस इलाके में जितना फल फूल कंदमूल हुआ वो सब हमारा। तो क्या हम ये माने कि जब लोगों के बीच प्यार प्रेम बढ़ता है, वो जब एक दूसरे के साथ ज्यादा फ्रेंडली तरीके से रहने लगते हैं, वो विचार जो उसकी मदद करता है ऐसा होने में, वो मददगार है मानव जाति के लिए। यहाँ बर्ट्रैंड रसल आगे कहते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है कि ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन। ये सारी चीजें हमारी अवधारणा में आती हैं जब हम एक बेहतर जिंदगी की बात करते हैं, मानव जाति के उत्थान की बात करते हैं। तो ये सारी ही चीजें, ऊपर जितनी चीजों की बातें हुई, चाहे आबादी बढ़ने की बात हो, जानवरों से अलग होने की बात हो, या फिर अलग अलग डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने की बात हो, ज्यादा जानने की बात हो, या फिर लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात हो, ये सभी चीजें हैं जो कि मैनकाइंड की मदद करती हैं। एंड आई विल से, और मैं क्या करूंगा, इन सभी के बारे में बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा। तो बर्ट्रैंड रसल अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। The most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers. There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, subsisting precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment. इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझने के साथ शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द है हमारे पास वो है इंड्यूबिटेबल। इंड्यूबिटेबल का अर्थ होता है जिस पर संदेह ना किया जा सके, ठीक है। रेस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू, ठीक है। नंबर्स यानी संख्या। होमोसेपियंस, आप लोगों ने सुना होगा कि इंसानों का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, ठीक है। रेयर यानी दुर्लभ, स्पेशीज कहा जाता है प्रजाति को। सबसिस्टिंग, उसमें निहित होना। प्रिकेरियसली, बहुत ही डरे सहमे तरीके से। केव्स, गुफाएं। जंगल तो आप लोग जानते ही हैं। टेरिफाइड का अर्थ होता है भयभीत होना। वाइल्ड यानी जंगली, और बीस्ट्स कहा जाता है जानवरों को, ठीक है। डिफिकल्टी यानी कठिनाई, और सिक्योर करना यानी हासिल करना, और नरिशमेंट का अर्थ होता है पोषण। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। निसंदेह रूप से सबसे ज्यादा असर अगर किसी आइडिया ने डाला है इंसानों की जिंदगी पर, मानव जाति के ऊपर, तो वो है नंबर्स यानी संख्या। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, जरूर एक ऐसा समय रहा होगा जब होमोसेपियंस इस धरती पर एक दुर्लभ प्रजाति रहा होगा, जो कि जंगलों और गुफाओं में भटकता होगा, ठीक है। इधर से उधर हो रहा होगा, डरा सहमा रहता होगा जंगली जानवरों वगैरह से। और साथ ही न केवल वो जानवरों से डरते संभलते बचते निकलता होगा, साथ ही उसे उस समय नरिशमेंट भी नहीं मिल पाता होगा सही तरीके से। अभी हमारे पास क्या है, महीने भर, पूरे साल भर का जितना चाहे राशन भरवा लो, जितना चाहे खाना भर लो, एक बार खेती कर लो और पूरे साल के लिए फसल उगा लो। लेकिन क्या पहले ये संभव था? बिल्कुल नहीं था। पहले अगर आप सुबह जग करके शिकार पे नहीं गए, भोजन की तलाश में नहीं निकले, तो अगले दिन आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं, इस पर सवाल खड़ा हो जाता था। एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था आपके एग्जिस्टेंस पर, आपके सर्वाइवल पर। एक ऐसे फेज से इंसान गुजरा है। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज
of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overweigh the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold. सबसे पहले हमारे पास शब्द है पीरियड। पीरियड का अर्थ होता है अंतराल, ठीक है। बायोलॉजिकल यानी जैविक, एडवांटेज यानी फायदा, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, कम्युलेटिव जिसको कि आप संग्रह कर सकें, हैंड ऑन करना मतलब कि सौंपना, जनरेशन कहा जाता है पीढ़ी को, स्कार्सली धीरे धीरे, ओवरवे कम कर देना, डिसएडवांटेज नुकसान, इन्फेंसी उसका जन्म, लेसन कम, एजाइलिटी उम्र, लैक कमी, हर्स्यूट प्रोटेक्शन उसके अपना बचाव कर पाना, ठीक है। समझते हैं कि यहां क्या कहा गया है। उस दौर में जबकि इंसान जंगलों में रहा करता था, एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, इस इंसान के पास जो सबसे बड़ी जैविक आप कह सकते हैं कि लीड थी, जो एडवांटेज था, जो इसके पास फायदे वाली चीज थी, वो था इसका ग्रेटर इंटेलिजेंस, इसकी बुद्धिमत्ता, ठीक है। और ये बुद्धिमत्ता जो थी वो कम्युलेटिव थे। कम्युलेटिव इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये क्या किया जा सकता था, बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन, ये सौंपा जा सकता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, जबकि दूसरे जो बाकी जीव थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर एक इंसान ने गुफा बनाना सीख लिया वो दूसरे इंसानों को सिखा सकता था, एक इंसान ने खेती करना सीख लिया दूसरे को सिखा सकता था, एक इंसान ने कोई कपड़ा बनाना सीख लिया दूसरे को सिखा सकता था, एक इंसान ने आग जलाना सीख लिया तो वो दूसरे सभी को सिखा सकता था। और इसी तरह से जनरेशन 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 होते हुए हजारों लाखों जनरेशन को पार करते हुए ये सारी कलाएं हम तक पहुंची हैं। यानी जब एक समय था कि पत्थर से पत्थर टकरा करके हमारे यहाँ आग जलाया करते थे सभी लोग, वहां से आज हम एक लाइटर तक पहुंच गए, टिक और आग जल गई। तो ये यहां पर उसे फायदा मिल रहा था, बायोलॉजिकल एडवांटेज था उसके पास कि वो क्या कर सकता था, अपनी इंटेलिजेंस को वो कम्युलेटिव बना लिया उसने। यानी पीछे से हमने जितना इकट्ठा किया है हम अब जो इकट्ठा करेंगे वो इसी में जुड़ जाएगा। अब हम फिर से अलग से इतना सा पे ही नहीं रहना है। एक बंदर को देखिए या दूसरे को देखिए, वो हर सुबह जब उठता है तो उसे फिर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है भोजन की तलाश की। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता, वो रोज जितना करता है वो उसमें जुड़ता चला जाता है। वो डिजिटल फॉर्मेट में अब जुड़ता है, वो पहले किताबों के फॉर्म में जुड़ता था, उससे पहले आश्रम के फॉर्म में जुड़ता था, वहां जाकर के शिक्षा लिया करते थे और वो सभी मिल करके पिछले से और ज्यादा होते होते बढ़ते चले जाते थे। कुछ ऐसा हुआ करता था। और इसने क्या किया, ये धीरे धीरे इसके जो डिसएडवांटेजेस थे उसको कम करने लगा। जैसे क्या डिसएडवांटेज था, पहला था इसका लॉन्ग इन्फेंसी का, बच्चे के जो जन्म का दर था वो बहुत धीमा था, लंबा समय लग जाता था, इसे 9 महीने का इंतजार करना पड़ता था एक बच्चे के जन्म के लिए, जबकि अगर बाकी जानवरों की तुलना में देखें तो उनका दर ज्यादा तेजी से बढ़ता था। इसके साथ ही लेसन एजाइलिटी थी, बहुत ही कम इनमें चपलता थी, उतने फुर्तीले नहीं थे ये सभी लोग जितना कि मंकीज वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। और इस वजह से क्या होता था, इनके पास कमी भी थी कि ये जो भयंकर सर्दियां पड़ती थी उससे ये अपना बचाव भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद आज इसने क्या किया, अपने इंटेलिजेंस के दम पर इसने सूचनाओं को एकत्र किया, एक जगह पर जमा किया और उस जमा की हुई सूचना के आधार पर इसने अपने लिए वो सब कुछ मुमकिन कर लिया जो इस धरती पर बाकी किसी भी जीव के लिए मुमकिन नहीं है। In those days, the number of men must certainly have been very small. The men used to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. I do not mean that this was the intention, but that it was in fact the effect. यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको पहले देखते हैं हम लोग। इसमें एक शब्द आया हुआ है सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, थ्रू आउट यानी वहां से लगातार, एजेस यानी युगों तक, काल को एज कहा जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ाना, पॉपुलेशन आबादी, इंटेंशन का अर्थ होता है उसका नियत, किसी भी इंसान की नियत इंटेंशन कहलाती है, और इनफैक्ट यानी वास्तव में, और इफेक्ट कहते हैं प्रभाव को। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, उन दिनों क्या हुआ
कि द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिनों में इंसानों की तादाद बहुत छोटी थी, बहुत कम संख्या में लोग हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि उसने जो कम्युलेटिव इंटेलिजेंस को हथियार बनाया, जब उसने जानकारियां इकट्ठी शुरू की, ठीक है, तो थ्रू आउट द एजेस, युगों युगों तक जब चलते हुए हम यहां तक आए, तो इंसानों ने क्या किया, उस टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल कर लिया अपनी टोटल पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, अपनी पूरी आबादी को बढ़ाने में। अब यहां बर्ट्रैंड रसेल एक लाइन ऐड करते हैं कि आई डू नॉट मीन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उनका इंटेंशन ऐसा था, उनकी नीयत ये नहीं थी कि हम अपनी आबादी को बढ़ा लें, लेकिन दरअसल उन्होंने जब अपने स्किल्स का इस्तेमाल शुरू किया तो उसी का प्रभाव ये पड़ा कि उसकी आबादी बढ़ने लग गई। क्यों ना बढ़े, पहले के समय में जब वो जंगलों में घुमा करता था, भटका करता था, तब उसके पास समय ही कहाँ होता था कि वो सुकून से बैठ सके या गिरोह में समय बिता सके। बाहर जब घूमते थे तो वो बहुत सारे मारे जाते थे, उनके पास समय नहीं होता था अपने साथियों के साथ समय बिताने के लिए, जनसंख्या में कमी थी। लेकिन जैसे ही उनके पास समय भी मिलने लगा, वो एक जगह निश्चिंत होने लग गए। उन्हें लगा कि अब एक बार हम खेती करके बाकी समय तक निश्चिंत होकर खा सकते हैं, एक बार हम कुछ उगा लेंगे तो उसे कई दिनों तक खा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो शेल्टर्स बनाने लग गए, उन शेल्टर्स में वो रहने लग गए, और शेल्टर्स में जब रहने लगे तो उनके पास और ज्यादा कुछ था नहीं, उन्होंने जम के आबादी बढ़ाई। ये एक्चुअली उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब वो साथ रहेंगे तो संभोग करेंगे, जब संबंध बनेंगे, शारीरिक संबंध बनेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, और फिर धीरे धीरे ये नतीजा हुआ कि आबादी बढ़ती चली गई। और इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि आज धरती पर इंसानी जीव, यानी ये जो मैनकाइंड है, ये मानव जाति है, ये सबसे ताकतवर है। आज ये हर दूसरे जीव को डोमिनेट करता है। आज ये जिसे चाहे पालतू बना सकता है, जिसे चाहे उसे डोमिनेट करके खत्म कर सकता है, और लगभग पूरे धरती पर, पूरे पर्यावरण पर आज इसका एक छत्र राज जैसा है। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। यहां पर एक शब्द है रिजॉइस। रिजॉइस का अर्थ होता है उसको जश्न मनाना, ओकेजन यानी अवसर। यहां पर बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि और अगर ये सब कुछ, जितना कुछ हुआ इस दौरान में, जिस तरह से आबादी बढ़ी और जिस तरह से हमने संख्या में वृद्धि की अपनी, ये जश्न मनाने की बात है, देन सचमुच हम खुश हो सकते हैं कि इस आइडिया ने मानव जाति की मदद की है। आज के इस पार्ट में हम लोग पैराग्राफ दूसरे तक ही समझेंगे। चलिए, अभी तक हमने जहां तक पढ़ा उसमें से जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस लेक्चर नंबर 1 से, जो कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का है, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका करेक्ट आंसर है बर्ट्रैंड रसेल। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ बर्ट्रैंड रसेल, यानी बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम क्या है। हमने देखा था कि चैप्टर की शुरुआत ही इनके पूरे नाम को बताते हुए होती है, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है आंसर इसका 1872 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल डाइड, तो इसका आंसर होगा हमारा 1970 यानी 1970 में इनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज डैश फिलोसोफर, कहाँ के वो फिलोसोफर थे, तो ये था ब्रिटिश, ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे। और बर्ट्रैंड रसेल को कब नोबेल प्राइज मिला था, ये है 1950 में। और रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, किस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो ये हम लोग जान रहे हैं कि लिटरेचर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज। तो हमने देखा था चैप्टर की शुरुआत में, जब वहां जहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, तो वहां लिखा गया है कि ये नंबर्स के केस में, यानी संख्या की वृद्धि में अगर हम देखें तो इस वे में आइडियाज ने सबसे ज्यादा मदद की इंसानों की। इन अर्लियर डेज, शुरुआती समय में क्या था, होमोसेपियंस वाज अ डैश स्पीशीज, तो यहां पर हमें भरना है रेयर स्पीशीज। अगला क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स वेर हेल्प्ड बाय देयर इंटेलिजेंस व्हिच वाज डैश बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमने देखा कि इंटेलिजेंस जो था इंसानों का, वो नेचर में कैसा था, कम्युलेटिव था, उसका संग्रह किया जा सकता था, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सौंप सकती थी, जनरेशन टू जनरेशन ये हैंडेड ऑन किया जा सकता था। तो यहां पर हमें कम्युलेटिव आंसर देना है। थ्रू आउट द एजेस men have used their technical skills to increase their, जो भी टेक्निकल स्किल्स थे उनका इंक्रीज करने के लिए, किस चीज को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये है पॉपुलेशन, यानी आबादी को इंक्रीज करने के लिए।
जहां तक हमने रीडिंग दिया उसमें से संभावित यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले लेक्चर की। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को हम लोग पैराग्राफ 6 तक समझेंगे। अगला लेक्चर देखने से पहले आप इस चैप्टर को पैराग्राफ 6 तक जरूर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए बेहतरीन दिन बिताइए। वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।